हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी संबंध यानी रिलेशन चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ। तो हमने पिछले वीडियो तक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का टोटल 8 क्वेश्चन बना लिए थे। अभी आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। उम्मीद करते हैं सभी लोग जितने भी पिछले वीडियो हैं उनको जरूर देखते होंगे और तब इस वीडियो को देखने आते होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता होगा, है ना। बस एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि किताब निकाल लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक रिलेशन है और किसी सेट यानी समुच्चय ए के ऊपर लिखा हुआ है, जो इस प्रकार से लिखा है। सेट जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, X belongs to Z such that 0 less than equal X less than equal 12। इसका मतलब होता है प्यारे कि X जो है वो इंटीजर है, Z को इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं, जो 0 से लेके 12 तक है। मतलब ऐसा 1 2 3 4 डॉट डॉट 12 तक, ऐसा। और उसके ऊपर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो पहला रिलेशन है R इक्वल टू, उसमें लिखा है कि A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। चलिए तो आइए इसके बारे में चेक करना है कि क्या है, ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना है ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहले सेट यानी आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। अब इसको समझो, ये A है जो फर्स्ट एलिमेंट यानी प्रथम अवयव है, ये सेकंड एलिमेंट यानी द्वितीय अवयव है, ये है पहला, ये है दूसरा। इसका मतलब हुआ कि पहला में से दूसरा को माइनस करो और उसका मॉड निकालो तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 से कट जाना चाहिए। मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं। मतलब पहला में से दूसरा को माइनस करने पर जो मॉड आएगा वो 4 से कट जाना चाहिए, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फिर उसका मॉड निकालो, जो नंबर आएगा वो 4 से कट जाना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का रूल है A हमारा एलिमेंट यानी अवयव है, इसी में से लेंगे कोई ना कोई। चलो मान लो ले लेते हैं 5। अगर यहां पर 5 लेंगे तो यहां पर भी 5। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो 0 आएगा, 0 का मॉड निकालोगे तो 0 आएगा। तो 0 4 से कटता है क्या? आराम से कट जाता है। 0 तो 0 छोड़ के दुनिया के हर एक नंबर से कट जाता है। यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया हमने, 0 आया, 0 का मॉड 0 आया और 0 आराम से 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है ना। चलो, तो रिफ्लेक्सिव यानी हिंदी में जैसे समतुल्य कहते हैं, रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। चेक हो गया। बी नंबर
सिमेट्रिक यानी सममित। हिंदी वाले मित्र गुस्सा नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। मित्र, हम एक ही भाषा इसलिए लिख रहे ताकि समय बचे और काम ज्यादा हो, जबकि चीजें वही हैं, हिंदी बोल ही देते हैं हम, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसे चलिए, इफ ए आर बी देन बी आर ए, मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करना है, इसे तो ट्रू होना ही है और इसको ट्रू इस हिसाब से करेंगे। चलो मान लो हम यहां पे 2 ले लेते हैं और यहां पे 6 ले लेते हैं, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो -4 आएगा, -4 का मॉड निकालोगे तो 4 आएगा और 4 आराम से 4 से कट जाएगा, मतलब ये तो ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब इसको चेक करो, अब इसको चेक करो, b मतलब 6, a मतलब 2। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें से इसको माइनस करो, 4 आएगा, 4 का मॉड निकालो, 4 आएगा, तो ये 4 इस 4 से आराम से कट जाएगा, यानी इसको ट्रू कराने से ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, सममित भी हो गया। स्वाभाविक बात है भाई, नॉर्मल सी बात है, अगर a माइनस बी 4 से कट रहा है तो b माइनस ए भी 4 से कटेगा, है ना। चलो आइए बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक की। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का क्या रूल है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, मतलब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इसको चेक करना है, तो ठीक है चलिए चेक कर लेते हैं। इन दोनों को तो ट्रू करना ही है, ट्रू मतलब ऐसा होना है, ठीक है। चलो यहां पर 1 ले लेते हैं, यहां पर 5, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, -4, -4 का मॉड 4 आराम से 4 से कट जाएगा। बी यहां 5 ले लो और यहां पर ले लो, मान लेते हैं 12 ले लो, क्या 9 ले लो, 9। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो -4 का मॉड 4 से कट जाएगा। देन मतलब ये दोनों ट्रू हो चुका है, ये और ये ट्रू है, ये और ये इसके हिसाब से ट्रू है। अब इसको चेक करना, a मतलब 1, c मतलब 9। अब इसको चेक करो तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो -8 और -8 का मॉड 8 और 8 भी 4 से कट जाता, मतलब ट्रू हो गया। कहने का ये मतलब हुआ प्यारे कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी आराम से ट्रू हो गया। स्वाभाविक बात है, अगर a माइनस बी 4 से कट रहा है, b माइनस सी 4 से कट रहा है, तो पक्का है कि a माइनस सी भी 4 से कटेगा, और ये तीनों के तीनों हो गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि R इज एन इक्विवेलेंस, R इज एन इक्विवेलेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना, 9 के फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 9 के फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बना, है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, पहले जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बहुत बढ़िया से चल रहा है। आइए सेकंड पार्ट नीचे में लिखा हुआ है, अगर देखिए क्वेश्चन के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इस जगह पे फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। मतलब 9 में 2 सवाल है और दोनों के लिए वो क्वेश्चन है। क्या बोला है नोट करिए, तो पहले इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 9 के फर्स्ट का ही पार्ट 2। इसमें भी आप देखे थे कि सेट में जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर के 12 तक है। तो पता है आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि 1 से रिलेटेड कौन कौन एलिमेंट होगा, 1 से संबंधित कौन कौन अवयव होगा।
मतलब समझे, आपको पता है यहां 2 एलिमेंट लगता है, 2 में से एक दे दिया है 1, तो दूसरा बताना है क्या क्या होगा ताकि इस कंडीशन को कर दे सेटिस्फाई। 2 एलिमेंट यानी 2 अवयव में से एक दे दिया है 1, तो बताना है कि दूसरा क्या होगा जो इस कंडीशन को कर दे सेटिस्फाई। तो ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एलिमेंट्स रिलेटेड विथ 1, है ना। हिंदी में एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, है ना। मतलब एक के साथ क्या लिखें ताकि दोनों को माइनस करने पर 4 से कट जाए। तो एक के साथ एक लिखेंगे तो दोनों को माइनस करने पर 0 आएगा, आराम से 4 से कट जाएगा। तो एक के साथ 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं 5 ले सकते हैं। एक के साथ 5 लेंगे तो -4 आएगा, -4 का मॉड 4, आराम से 4 से कट जाएगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ले सकते हैं। एक के साथ 9 लेंगे तो माइनस करने पर -8 आएगा और जो 4 से कट जाएगा। 9 के बाद 10 नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 9 आ जाएगा। 11 भी नहीं ले सकते हैं, 10 आ जाएगा। 12 भी नहीं ले सकते, मतलब खत्म। यानी एक से जो रिलेटेड है वो 1, 5, 9 है, खत्म। ये 9 का पार्ट 2 था, समझ में आया। ये था क्वेश्चन। अब चलिए 9 के सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये तो साधारण है, यही से शुरू कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, फिर से सेट तो वही है आपका, 1 से लेके कहां तक, 12 तक। इस बार जो रिलेशन दिया है R बराबर, वो ये दिया है A, B सच दैट A बराबर B। ये तो बहुत ही आसान दे दिया। मतलब पता है क्या बोला, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये पहला अवयव है, ये दूसरा। बोला कि पहला और दूसरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ठीक है भाई, अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करने जाओगे, तो रिफ्लेक्सिव का रूल होता है ARA। इसमें से कोई एलिमेंट उठाओगे, मान लो यहां 2 ले लिए तो यहां भी 2, तो भैया ये है पहला और ये है दूसरा, दोनों बराबर है। जो बोल रहा था वो तो हो गया, दोनों बराबर, मतलब ट्रू, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात हम लोग कर लेते हैं सिमेट्रिक की, यानी सममित, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि इफ ARB देन BRA, ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर ये ट्रू है इनके अकॉर्डिंग, तो ये ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू होना चाहिए इसके अनुसार। और ये क्या बोल रहा है कि पहला और दूसरा सेम रहे, इनको ट्रू करवाओगे तो इसी के अनुसार ट्रू करवाओगे। और ये बोल रहा है कि पहला और दूसरा क्या रहना चाहिए, सेम। तो ठीक है भैया, अगर यहां पे 4 लेंगे तो यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा, 4, तो ट्रू हो गया। तो सोच के दिखाइए, अगर इसको पलटेंगे भी तो यहां 4 और यहां 4, तो स्वाभाविक बात है अगर ये पार्ट ट्रू है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ट्रू। कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसके बाद तीसरा है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। इसका रूल है कि इफ ARB एंड BRC देन ARC, ये रूल है। मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करना है कि ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, और ये दोनों ट्रू इसी के अनुसार करोगे। और ये क्या बोला है कि पहला और दूसरा क्या होना चाहिए, बराबर। तो भैया कितना आसान है,
अगर मान लो यहां पर 2 लोगे तो यहां पर भी 2 लेना पड़ेगा ट्रू करने के लिए, एंड b का वैल्यू 2 लियो तो यहां भी 2 लेना पड़ेगा, और ट्रू करने के लिए यहां भी 2 लेना पड़ेगा, यहां भी 2 लेना पड़ेगा। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो स्वाभाविक बात है ए और सी मतलब ये भी ट्रू रहेगा। मतलब ये ट्रू है इसके अकॉर्डिंग, ये ट्रू है इसके अकॉर्डिंग, तो वो भी अपने आप ट्रू हो जाएगा। तो सर जब तीनों हो गया, जब तीनों हो गया तो आराम से हम लोग आर को क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस कह सकते हैं। Therefore R is an equivalence। ठीक है, अब ये जो था 9 के सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, 9 के सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब 9 के सेकंड का पार्ट 2 बताते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हाँ सर दिख रहा है वहां पे, है ना। आइए इसका पार्ट 2 बताते हैं, बहुत आसान है। आइए पार्ट 2, चलिए ये देखो यहीं पर देख लो ना, यहीं पर देख लो। चलिए पार्ट 2, पार्ट 2 एलिमेंट्स रिलेटेड विथ 1, मतलब एक से संबंधित अवयव बताना है। मतलब आपको पता है इस रिलेशन यानी संबंध के लिए 2 अवयव चाहिए, तो 2 में से एक दिया है 1, तो दूसरा बताना है कि क्या होगा। अब भैया ये क्या बोला, ये बोला है कि पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए, मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए 1, तो बस हो गया। समझे, 1 के साथ किसको रखे ताकि इसको कर दे सेटिस्फाई। ये बोल रहा था कि पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए, मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा भी क्या होगा 1। जी हाँ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 9 बन जाता है। जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। जल्दी से करिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, अगर दिख रहा है आपको कैमरा में तो ये देखो 10 में टोटल 5 को सवाल दिया है। आपको अपने मन से एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। जैसे कि पहला में एक ऐसा उदाहरण देना है जो रिलेशन सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो भाई पीछे जरूर ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन बनाए होंगे जिसमें सिमेट्रिक हुआ होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हुआ होगा, तो वही वाला बस एग्जाम्पल लिख देना है। मतलब 10 में जो है ना आपको रिलेशन का सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है जो इसको कर दे सेटिस्फाई। तो अभी जो टोटल आप 9 को सवाल बनाए हैं उसमें से जरूर कोई ना कोई ऐसा सवाल है जो इसमें से किसी न किसी कंडीशन पर आधारित है, तो बस उसी में से लिख देना है। पहला है कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, मतलब सममित हो लेकिन समतुल और संक्रामक नहीं हो, वो उदाहरण दे देना है, आराम से दे दोगे। दूसरा है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो, वो भी पीछे क्वेश्चन है। तीसरा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। चौथा है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। और पांचवा है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो पीछे ऐसा क्वेश्चन है, उसमें से आप एग्जाम्पल आराम से इसको दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए है मित्र, ये खुद से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अभी तक जितना भी सवाल बना है गिन के दिखाया कितना क्वेश्चन बना है। एक में टोटल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में भी तो 10 क्वेश्चन था, और उसके बाद 2 3 4 बनाए हैं, 5 बनाए हैं, 7 8 9। तो उन सभी में से कोई ना कोई जरूर ऐसा एग्जाम्पल है जो इस 10 के किस 4-5 क्वेश्चन पर फिट बैठ जाएगा। तो आप इसी में से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हटा दे क्या इसको। आइए
अब बात करते हैं 11, जो अब यहां से फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 11 से अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। हिंदी वाले मित्र लोग या इंग्लिश वाले मित्र लोग अपना क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि जो सेट है, जो समुच्चय है, वो पॉइंट्स का है, बिंदुओं का है। पॉइंट्स का है मतलब बिंदुओं का है, और इसी के ऊपर एक रिलेशन दिया गया है R बराबर P, Q, और लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम origin and distance of Q from origin is same, is same, is same। ये रिलेशन ऐसा कहा गया है। ठीक है, आइए समझाते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले सेट यानी समुच्चय में कौन है? पॉइंट्स है, बिंदु है। पॉइंट समझते हैं ना, वो है। अब ये क्या कहा सुनो, P मतलब पहला पॉइंट, Q मतलब दूसरा पॉइंट। P मतलब पहला पॉइंट, Q मतलब दूसरा पॉइंट। और बोला गया है कि पहला पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से और दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। पहला बिंदु की दूरी मूल बिंदु से और दूसरा बिंदु की दूरी मूल बिंदु से बराबर है। मतलब अगर मूल बिंदु यानी ओरिजिन को O मानिएगा तो कहने का यह मतलब हुआ कि OP का वैल्यू बराबर OQ का वैल्यू है, ऐसा ये तो बोलना चाह रहा है। मतलब जितना OP है उतना ही OQ है, ऐसा बोल रहा है। तब कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि यह इक्विवेलेंस है, तुल्यता है। इक्विवेलेंस का हिंदी तुल्यता होता है ना। चल तो चेक करें। तो सबसे पहले चेक करेंगे प्यारे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो क्या है रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला? ARA। ए हमारा एलिमेंट है, अवयव है जो इसमें से आता है। और सेट में इस बार हमारा कौन है? पॉइंट है, बिंदु है। तो चलो कोई पॉइंट ले लेते, मान लो A ले लिया। अगर यहां पर A लोगे तो यहां पर भी A ले लोगे। अब इसके हिसाब से इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, इसका दूरी मूल बिंदु से OP और इसका OQ बराबर होना चाहिए। तो भैया इसका होगा OA और इसका भी होगा OA। तो क्या OA और OA बराबर होगा? यस सर, ये तो ट्रू हो गया, है ना। बहुत बढ़िया। जितना ये है OA उतना ही ये भी होगा OA, तो ट्रू हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आया? अरे देखो ना भैया, इसका मतलब ये है। तो ये मतलब अगर इसका है तो हम यहां पे लगाए तो A का मतलब OA, इसका मतलब भी OA, और दोनों सेम होता है, ट्रू हो गया। सिमेट्री की बात करते हैं, यानी सममित। तो सिमेट्रिक का क्या रूल है कि इफ A आर B देन B आर A। कहने का मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करना है कि ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इस मान लो यहां पर एक पॉइंट यानी बिंदु M है और यहां पर पॉइंट यानी बिंदु N है, और मान लिया जाए कि जितना OM है उतना ही ON है। मतलब हमने इसको ट्रू मान लिया, हमने मान लिया कि OM बराबर ON है। तो अब इसको चेक करो, B मतलब कौन भैया? N,
ए मतलब कौन, m, तो n का डिस्टेंस हो जाएगा ON और m का हो जाएगा OM। तो सोच के बता, क्या इसके ट्रू मानने से ये ट्रू होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया सर, ये जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया सर। ठीक है, दिख रहा है ना इधर सर, ये सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो क्या रूल है ट्रांजिटिव का भैया? ट्रांजिटिव का रूल क्या है कि इफ A R B and B R C then A R C। मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होना चाहिए, चेक करेंगे। तो चलो मान लो यहां पर हम ले लेते हैं M और यहां पर ले लिए N, है ना? ठीक है, और इसको ट्रू मानने के लिए मान लिए कि OM और ON इक्वल है। अब यहां आ जाइए, B आप माने थे N को, चलो C किसी को मान लो, P को मान लो। अब इसको ट्रू करने के लिए मान लो कि ON और OP सेम है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, A मतलब कौन लिए थे M, C मतलब कौन लिए थे P, तो M मतलब हो जाएगा OM और P मतलब हो जाएगा OP। तो सोच के बता, अगर ये ट्रू है मतलब OM बराबर ON है, ON बराबर OP है, तो क्या OM बराबर OP होगा? यस सर बिल्कुल होगा, मतलब ट्रू, तो सोच के बताइए, ये तीनों के तीनों हो गया कि नहीं हो गया? ये तीनों के तीनों हो गया, और अगर तीनों हो गया तो इसका मतलब इक्विवेलेंस हो गया, तुल्यता। R is an इक्विवेलेंस। समझे? ये था पार्ट 1, 11 का पार्ट 1 नोट कर ले, इसको पॉज करके। अब पार्ट 2 को देखते कि क्या बोल रहा है, नोट कीजिए अच्छे से। चले पार्ट 2 की बात करते हैं। अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना पार्ट 2 में, तो क्या बोला सुन। पार्ट 2 में बोला है कि ओरिजिन को छोड़ के, मूल बिंदु को छोड़ के जितना भी पॉइंट है, मान लो यहां पर पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट Q है, यहां पर पॉइंट R है, यहां पर पॉइंट S है, यहां पर पॉइंट M है, यहां पर पॉइंट N है, और भी बहुत सारा होगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है। बोला कि ओरिजिन यानी मूल बिंदु को छोड़ के जितना भी पॉइंट है, जितना भी बिंदु है, सारे के सारे पॉइंट यानी बिंदु मिल करके एक सर्कल बनाता है, एक वृत्त बनाता है, ऐसा प्रूफ कीजिए। ओरिजिन यानी मूल बिंदु को छोड़ के जितना भी पॉइंट है, वो सारा पॉइंट मिल करके एक सर्कल, एक वृत्त बनाता है, प्रूफ कीजिए। आइए पहले इसको समझिए। ये क्या बोला था कि कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर होना चाहिए। मतलब P का अगर हम यहां पर मूल बिंदु को डाल दें, मान लो यहां पर ओरिजिन को डाल दें, इसका मतलब P का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है उतना ही Q का होना चाहिए। अरे हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा था ना कि ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से सबका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए।
उतना ही R का होना चाहिए, उतना ही S का होना चाहिए, उतना ही M का होना चाहिए, उतना ही N का होना चाहिए। अब सोच के बताइए, तो अगर इस पॉइंट से इन सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी बराबर है, तो स्वाभाविक बात है ऐसा संभव तब है जब ये सारा बिंदु मिल करके क्या बनाता हो, वृत्त यानी सर्कल बनाता हो, तभी संभव है। तो क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि OP इक्वल टू OR इक्वल टू OQ इक्वल टू OS इक्वल टू डॉट डॉट, ये सारे के सारे लोग रेडियस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? त्रिज्या का काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। और जहां पर O इज अ सेंटर, जहां पर O जो है केंद्र है ना, O इज अ सेंटर, O केंद्र है, इसलिए ऑल पॉइंट्स फॉर्म अ सर्कल एंड O is a center या origin is a center। समझे? अभी आपने देखा कि भैया ये सारा डिस्टेंस बराबर है, जो रेडियस यानी त्रिज्या का काम करेगा और O केंद्र का काम करेगा। इसका मतलब सभी बिंदु मिलकर के सभी बिंदु मिलकर के वृत्त बना रहा है और मूल बिंदु केंद्र है। ऑल पॉइंट्स फॉर्म अ सर्कल, सभी बिंदु वृत्त बनाता है और मूल बिंदु केंद्र है। प्रूफ हो गया। समझे? क्वेश्चन ही कहा था भाई कि कोई भी पॉइंट लोगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अगर ऐसी घटना है तो ऐसा संभव तब है जब सारा पॉइंट क्या बनाता हो, सर्कल यानी वृत्त बनाता हो। बन गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, नोट कर लीजिए। हिंदी में बोल दिए हैं, चिंता मत करिए। सभी बिंदु वृत्त बनाता है और मूल बिंदु केंद्र है। हो गया प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा तो इस बार सेट यानी समुच्च जो है प्यारे, वो ट्रायंगल्स का है, यानी त्रिभुजों का है। ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। पिछली बार पॉइंट का था, बिंदुओं का था, इस बार त्रिभुजों का है, ट्रायंगल्स का है। ठीक है। और रिलेशन जो है वो क्या है देखते हैं। अच्छा, T1 इज सिमिलर टू T2। आइए समझते हैं। चलिए इस बार जो सेट है प्यारे, जो समुच्च है, उसमें ट्रायंगल्स है, दुनिया के सभी ट्रायंगल्स हैं, दुनिया के सभी त्रिभुज हैं। और कह रहा है, और रिलेशन क्या बोल रहा है, संबंध क्या बोल रहा है, ये है पहला ट्रायंगल, ये है दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए दूसरा ट्रायंगल के। सिमिलर को हिंदी में समरूप कहते हैं। पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज के समरूप होना चाहिए, मतलब ऐसा, द T1 सिमिलर T2 समरूप होना चाहिए। आप लोग सिमिलर का नाम सुने हैं क्लास 10th के अंदर, समरूप का नाम। सिमिलर यानी समरूप का मतलब होता है जो देखने में एक जैसा हो। जैसे ये देखो, ये देखो, ये दोनों देखने में एक जैसा है, तो इन दोनों को सिमिलर यानी समरूप कहा जाता है।
और भी सिमिलर का अपना प्रॉपर्टी होता है, समरूप का अपना गुण भी होता है। फिलहाल ऐसे तो हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि T1 T2 के सिमिलर है, T1 T2 के समरूप है। तो चलिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। तो भैया रिफ्लेक्सिव का क्या रूल है, ए आर ए यहां एलिमेंट यानी अवयव है, जो इसमें से उठाओगे ट्रायंगल्स में से उठा लो कोई ट्रायंगल जो तुम्हारा मन करे। चलो मान लो हम यहां पे ट्रायंगल उठा लिए T4, तो यहां भी ट्रायंगल उठाना पड़ेगा T4। तो सोच के बताइए कि क्या T4 सिमिलर होगा T4 के? हाँ सर, क्यों नहीं होगा सर, जब दोनों सेम है, तो जब सेम ही त्रिभुज है, जब सेम ट्रायंगल है, तो सिमिलर क्यों नहीं होगा, समरूप क्यों नहीं होगा? मतलब सर रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल सही है सर, हमेशा, है ना। सेम ट्रायंगल सेम त्रिभुज आराम से समरूप होगा सर, बहुत बढ़िया। आइए किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यानी सममित की। इसका क्या कहना है कि इफ ए आर बी देन बी आर ए, मतलब ये ट्रू है तो चेक करना है कि ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इसको ट्रू करने का मतलब हुआ ये जो बोल रहा है वो कर दो। मान लो कि यहां T2 ले लेते हैं और यहां पर T3, और हमने मान लिया कि T2 जो है वो सिमिलर है T3 के, समरूप है, ये ट्रू है, इसको हमने ट्रू मान लिया। अगर ये ट्रू है तो बताइए B मतलब T3, A मतलब T2, तो सोच के बताइए कि क्या T3 सिमिलर यानी समरूप होगा T2 के? अगर ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू होगा? मतलब अगर T2 T3 के सिमिलर है तो क्या T3 T2 के सिमिलर होगा? बिल्कुल सर। तो इसको ट्रू मानने से ये भी ट्रू हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। किसकी बात कर ले अब हम किसकी बात कर ले? बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, आइए ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या रूल है इसका, इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। मतलब अगर ये ट्रू है तो चेक करना है कि ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इन दोनों को ट्रू बोलना है, मानना है। चलो यहां पर ले लो T2, यहां पर ले लो T3, और मान लिए कि T2 सिमिलर है T3 के, ट्रू मान लिए इसको, ठीक है। अब यहां ये B मतलब कौन, T3, C मतलब T4 ले लो, और इसको भी ट्रू मानना है, तो मान लो कि T3 सिमिलर है T4 के, ठीक है। मतलब ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब इसको चेक करो, A मतलब कौन था, T2, A मतलब T2 और C मतलब कौन, T4। तो T2 और T4 के बारे में बताना है कि सिमिलर होगा कि नहीं होगा। अगर T2 T3 के सिमिलर यानी समरूप है, T3 T4 के सिमिलर यानी समरूप है, मतलब अगर ये दोनों ट्रू है तो क्या ये ट्रू होगा, मतलब T2 T4 के सिमिलर होगा? सर बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। मतलब ये ट्रू समझे। मतलब इनके ट्रू होने से ये भी ट्रू हो गया, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर जब तीनों हो गया तो इसका मतलब R इज एन इक्विवेलेंस, मतलब R जो है वो तुल्यता है। तो ये था प्यारे, ये था फर्स्ट पार्ट, है ना। ये था 12 का पार्ट 1, ये था 12 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात करेंगे, नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, पार्ट 2 में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना, 3 गो समकोण त्रिभुज के बारे में सोचना है। नोट कीजिए पहले इसको पॉज करके। इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, तुल्यता सिद्ध करना था, हो गया। चलिए अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2, चलिए कुछ त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए पहला है ये, इसका नाम T1 है, 3, 4, 5 का है। दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका T2, और ये कितने का है? 5, 12, 13 का है। 5, 12, 13 का है। हाइपोटेनस यानी कर्ण सबसे बड़ा होता है, आपको पता है। उसके बाद तीसरा है T3, ये कितने का है? 6, 8, 10। पता है क्या करना है? आपको पता करना है कि इन तीनों में से कौन रिलेटेड है, कौन संबंधित है, मतलब कौन इस रूल को मान रहा है। इस रूल को मानना मतलब कौन सिमिलर है, कौन समरूप है, ये बताना है इन तीनों में से कौन सिमिलर है, कौन समरूप है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 का ही पार्ट है ना, और 12 में सिमिलर ही तो बोला था, समरूप ही बोला था। तो पता करना है कि कौन सिमिलर यानी कौन समरूप है। तो आप लोग सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अगर ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो भुजा का अनुपात यानी साइड का रेशियो निकाल के देखो। अगर आप T1 और T2 पे बात करेंगे तो 3/5, मतलब परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर करोगे तो 3/5 आएगा। हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस करोगे तो 5/13। देख लो 5/13, देख लो यही दोनों सेम नहीं आया। इसका मतलब पक्का है कि T1 T2 के सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। अब T2 T3 में देख लो तो परपेंडिकुलर बट्टा परपेंडिकुलर यानी 5/6, हाइपोटेनस बट्टे हाइपोटेनस 13/10। देख लो दोनों सेम नहीं आया है ना, ये लगभग 0.8 के आसपास है, ये 1.3 के आसपास है, दोनों सेम नहीं आया। तो भैया T2 और T3 भी सिमिलर नहीं है। अब T1 और T3 में बात करो तो भैया परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर मतलब 3/6, हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस मतलब 5/10, और बेस बाय बेस मतलब 4/8। देख लो तीनों सेम है, यह भी 1/2, यह भी 1/2, यह भी 1/2, तीनों सेम है। इसका यह मतलब हुआ कि सिंपल लिख देंगे कि देयरफॉर T1 and T3 आर रिलेटेड। बस यही आंसर होगा। हिंदी में लिखेंगे T1 और T3 संबंधित है, T1 और T3 संबंधित है, बात खत्म है, इसका आंसर होगा। ओके चलिए आइए बात करते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन नंबर 13। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाए और समझा जाए कि सेट क्या दिया हुआ है इस बार। सेट इस बार यानी समुच्च क्या दिया हुआ है भैया। इस बार जो सेट यानी समुच्च है वो पॉलीगन का है। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का मतलब था बहुभुज, बहुभुज, बहुत भुजा वाला, बहुभुज।
ये है सेट यानी समुच्चय। और इस बार जो रिलेशन है R बराबर P1 कॉमा P2 such that P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. आइए इसको समझते हैं। पहला पार्ट बना रहे अभी, इसमें भी दो पार्ट है। पहले तो आपको सेट समझ में आ गया होगा। सेट मतलब पॉलीगन है, बहुभुज है। बहुभुज मतलब क्या होता है? बहुभुज यानी पॉलीगन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन ये सब आता है। मतलब 3 या 3 से अधिक साइड वाला बंद पिक्चर सब जो है पॉलीगन यानी बहुभुज के अंदर आता है। अब ये क्या बोला? P1 मतलब पहला पॉलीगन, P2 मतलब दूसरा पॉलीगन। बोला कि पहला पॉलीगन में और दूसरा पॉलीगन में साइड का नंबर सेम है। मतलब पहला में अगर 20 गो साइड है तो दूसरा में भी 20 गो साइड है। साइड मतलब भुजा। अगर पहला में 50 गो साइड है तो दूसरा में भी 50 गो साइड है। ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहा है, समझे? ऐसा ये बोल रहा है। सुना क्या इनकी बातों को तुमने? यस, पहला पॉलीगन में और दूसरा पॉलीगन में साइड का नंबर सेम है। ठीक है सर, चलो 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 चलो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या रूल है? A ए हमारा एलिमेंट है जो इसमें से आता है। पॉलीगन यानी बहुभुज है। ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए हाँ कि इस बार हम बहुभुज ले लेते हैं कुछ नाम। चलो बहुभुज का नाम ले लेते हैं P3, तो यहां भी P3 लेना पड़ेगा। ध्यान रहे P3 का मतलब ये मत समझिएगा कि 3 गो साइड है, नहीं नहीं, नाम है। P3 नाम है, बस नाम है। P3 का मतलब 3 गो साइड नहीं, 3 गो भुजा नहीं, समझे? चलो अब यहां पर जो पॉलीगन होगा वही पॉलीगन यहां पर भी होगा। तो दिमाग लगाइए, जितना इस पॉलीगन में साइड है उतना ही इसमें भी होगा। क्या कॉमन सी बात है सर, जब दोनों पॉलीगन सेम है तो जितना इसमें भुजा होगा उतना ही भुजा इसमें भी होगा। जितना इसमें साइड है उतना इसमें भी साइड है। सोचने वाली तो बात ही नहीं है सर, ये तो ट्रू हो गया। यस सर। आइए किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक यानी सममित की। अरे भैया रिफ्लेक्सिव को हिंदी में समतुल कहते हैं। हाँ सर, चलो ना, समझ रहे हैं। चलिए, सिमेट्रिक। इफ A R B then B R A, मतलब अगर ये ट्रू है तो इसके बारे में पता करना है। इसको ट्रू कराना मतलब जो बोल रहा है वो हो जाना। अब मान लेते हैं कि P2 में जितना साइड है उतना ही साइड P10 में है। हम बार बार बोले हैं P2 का मतलब ये नहीं समझना है कि 2 गो साइड है। आप P10 का मतलब ये नहीं समझना है कि 10 गो साइड है, बस वो नाम है। तो हमने मान लिया कि P2 में जितना साइड है उतना ही P10 में साइड है। मतलब इसमें भुजाओं की संख्या, इसमें भुजाओं की संख्या सेम है। तो सोच के बता, जब ये पलटेगा तो ये P10 यहां आएगा और P2 यहां आएगा। तो जितना, अगर इन दोनों में साइड सेम है तो क्या इन दोनों में साइड सेम होगा? यस सर, स्वाभाविक बात है। अरे भैया फिर से सुनो, P2 का मतलब ये मत समझो कि 2 साइड है। P10 का मतलब ये मत समझो कि 10 गो साइड है। वो नाम दिए हैं हम बस पॉलीगन का, बहुभुज का।
ये कोई पॉलीगन है, ये भी कोई पॉलीगन है, ये भी कोई बहुभुज है, ये भी कोई बहुभुज है। इसमें और इसमें अगर भुजा की संख्या समान है, इसमें और इसमें अगर साइड सेम है, तो क्या इन दोनों में सेम होगा? स्वाभाविक बात है सर, अगर P2 और P10 में साइड सेम है तो P10 और P2 में भी होगा सर। सोचने वाली कोई बात नहीं है सर, ट्रू हो गया सर। चलो अगर ट्रू हो गया तो अगला किसकी बात कर लेते थोड़ी सी, आइए ट्रांजिटिव की बात कर लेते। ट्रांजिटिव हिंदी में संक्रामक। क्या रूल होता है इसका? इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये पता करना है कि ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों को ट्रू इसके हिसाब से मानना है। तो मान लो कि P1 में साइड और P2 में साइड सेम है। मान लो P2 में साइड और P3 में साइड सेम है, तो A मतलब P1 और C मतलब P3। तो सोच के बताना, अगर ये दोनों ट्रू है, मतलब P1 में जितना साइड है उतना साइड अगर P2 में है, अब P2 में जितना साइड है उतना ही साइड P3 में है, और ये दोनों अगर ट्रू है, तो क्या P1 और P3 में साइड सेम होगा? ऑब्वियसली सी बात है सर, ट्रू है ना। तो बताइए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब तीनों हो गया। तो R इज एन इक्विवेलेंस, मतलब R तुल्यता है। तीनों हो गया तो तुल्यता है। नोट कर लें इसको, पॉज करें, नोट करें। अब इसका पार्ट 2 पे बात करेंगे, है ना। 13 है, इसका भी पार्ट 2 है। क्या है पार्ट 2 देखते हैं। What is the set of all elements in A related to the right angle triangles? ओहो, चलिए पार्ट 2 में क्या बोला, बहुत ही मासूम सा बात बोला है पार्ट 2 में। पार्ट 2 बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, साइड का लेंथ 3 है, 4 है, 5 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब बोला इससे रिलेटेड कौन होगा बताओ, इससे रिलेटेड कौन होगा बताओ, इससे संबंधित कौन होगा बताओ, ये पूछा गया है। तो इसको पहले समझो, ये क्या बोला था, ये बोला था कि पहला पॉलीगन और दूसरा पॉलीगन में साइड का नंबर सेम होना चाहिए, भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। मतलब यहां 2 पॉलीगन 2 बहुभुज की बात होता है, तो भैया 2 पॉलीगन में से एक पॉलीगन दे दिया है ट्रायंगल, 2 बहुभुज में से एक बहुभुज दे दिया है त्रिभुज, तो दूसरा बताना है क्या होगा, और ऐसा बताना है जो इस रूल को फॉलो करे। और ये क्या बोला था, बोला था कि दोनों में साइड का नंबर सेम होना चाहिए। सर अगर इसमें 3 साइड है सर, तो दूसरा 3 साइड वाला कौन होगा, ट्रायंगल ही होगा सर। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल होगा जिसमें 3 साइड है और इसमें भी 3 साइड है, तो जितना इसमें साइड है उतना ही इसमें साइड है, प्रूफ हो गया। मतलब इससे जो रिलेटेड होगा वो ट्रायंगल ही होगा, कुछ और नहीं होगा। ये आंसर हुआ मित्र। राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, भुजा का लंबाई, साइड का लेंथ क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है साइड के नंबर से, भुजा की संख्या से। तो भैया इसमें 3 गो भुजा है, 3 गो साइड है, तो 3 भुजा 3 साइड वाला पॉलीगन कौन होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। मतलब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कौन होगा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। बन गया। चलिए
अब क्वेश्चन है 14 की बात कर लेते हैं, कर लें? चल आइए 14 की बात करेंगे। 14 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस बार जो 14 में जो सेट है वो L है, और L मतलब लाइंस का है। लाइंस मतलब रेखाओं का, रेखाओं का, है ना। क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है एक बात दे करके, बोला है कि रेखा XY प्लेन का है, XY सतह का है। इसका यह मतलब हुआ कि लाइन के इक्वेशन में वेरिएबल का काम x करेगा और y का काम करेगा। रेखा के समीकरण में चर का काम x करेगा और y का चर का काम x करेगा और y करेगा। मतलब इस प्रकार का रेखा होता है, आपको पता है ना। ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है वो स्ट्रेट लाइन का है, सरल रेखा का है, और ये स्ट्रेट लाइन XY प्लेन का है, XY सतह का है, क्योंकि इसमें चर यानी वेरिएबल x और y है। तो इस पर ध्यान मत दीजिए कि वो XY प्लेन पर है, बस इतना ध्यान रखिए आप कि सेट में कौन है, लाइन है, रेखा है। और रिलेशन कैसा है भैया? R बराबर L1, L2 such that L1 is parallel to L2। मतलब समझो, सेट यानी समुच्च लाइंस का है, रेखाओं का है। अब ये रिलेशन यानी ये संबंध क्या बोल रहा है? ये है पहला लाइन, ये है दूसरा लाइन, पहला रेखा दूसरा रेखा। बोला कि पहला रेखा दूसरा रेखा के समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पहला लाइन दूसरा लाइन के पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, और चेक करते हैं। पैरेलल समझते हो ना, ऐसा ऐसा पैरेलल, मतलब बीच का डिस्टेंस 0 होना चाहिए। पैरेलल उसी को कहेंगे जब बीच का डिस्टेंस कितना रहे, 0। सॉरी, ओ हो, सॉरी, बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, 0 नहीं। सॉरी भाई, ऐसे 0 वाला भी पैरेलल ही होता है। जैसे ये लाइन है, इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन ये आ गया, ये दोनों पैरेलल ही है। ये दो लाइन इस तरीके से, मतलब ये दोनों ऐसा अगर ऐसे कोइंसाइड कर जाए तो ये दोनों भी पैरेलल ही है, समांतर ही है। भैया पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, 0 भी हो सकता है। जैसे यहां डिस्टेंस सभी जगह सेम है, यहां 0 है ना, गलती से बोल दिए थे, माफ कर दीजिए। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, 0 भी हो सकता है। चलिए आइए चेक करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव का रूल है कि ए एलिमेंट है जो इसमें से लाएंगे, सेट यानी समुच्च में से। तो इसमें कौन है? लाइन यानी रेखा है। चलो हम यहां पे ले लेते हैं लाइन L, तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा? L। तो सोच के बता, क्या ये वाला लाइन दोनों पैरेलल होगा? ये रेखा पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा सर, ये दोनों तो सेम ही हैं, दोनों तो सेम ही हैं, ये रेखा और ये रेखा सेम है। तो जब रेखा ही सेम है तो पैरेलल होगा, मतलब ऐसा केस होगा। जब रेखा यानी लाइन सेम है तो ऐसा केस होगा, और ऐसा केस भी क्या माना जाता है? पैरेलल, मतलब ट्रू है। दो समान रेखा पैरेलल ही होता है, समांतर ही होता है, इस प्रकार का। चलिए आइए अब किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है प्यारे, कि इफ A आर B देन B आर A, मतलब
ये ट्रू है तो इसको चेक करना है, और ये ट्रू है मतलब इसके अनुसार, मतलब मान लेते हैं कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है ना। हमने यहां L1 को पैरेलल मान लिया L2 के, तो सोच के बताइए अगर ये ट्रू है तो क्या B मतलब L2 और A मतलब L1, तो L2 और L1 पैरेलल होगा क्या? अगर ये ट्रू है मतलब L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? हाँ यस सर, बिल्कुल होगा सर। ये पैरेलल यानी समांतर का चिन्ह है भैया, ट्रू, मतलब इसके ट्रू होने से ये ट्रू हो गया, अतः सिमेट्रिक भी हो गया, सममित भी हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं भैया? ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या रूल है इसका? इफ A R B and B R C then A R C, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है तो पता करना है कि ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। अगर ट्रू हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों को तो ट्रू होना ही होना है। तो चलो यहां ले लो L1, तो मान लेते हैं कि L1 L2 के पैरेलल है, मान लिए कि L1 L2 के पैरेलल है, ट्रू मान लिए। यहां ले लो L2 और यहां ले लो L3, और ये भी मान लिए कि L2 पैरेलल है L3 के, ये भी ट्रू मान लिए। अब बताइए A मतलब L1 और C मतलब A मतलब L1 और C मतलब L3, तो बताइए L1 L3 पैरेलल होगा? ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? यस सर, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, ये भी ट्रू हो गया। मतलब अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो स्वाभाविक बात है L1 L3 के समांतर होगा, तो तीनों हो गया, मतलब R is an equivalence, R is an equivalence, इक्विवेलेंस मतलब संबंध तुल्यता है। जल्दी से करें नोट, बस एक बार। अच्छा सर इधर थोड़ा सा कर दो, है ना, एक पार्ट और बचा हुआ है। चल पार्ट सेकंड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके कर लिए। चल पार्ट 2, क्या बोला इसमें? प्यारे एक लाइन दे दिया है, एक रेखा दिया हुआ है, एक लाइन यानी रेखा दिया हुआ है, y बराबर 2x + 4, और कह रहा है कि भैया इस लाइन के रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड संबंधित रेखा लिखना है। तो भैया एक बात बता, रिलेटेड यानी संबंधित का मतलब क्या हुआ? ये जो बोल रहा है वो होना चाहिए। ये क्या बोला था कि पहला और दूसरा क्या होना चाहिए? पैरेलल। पहला और दूसरा क्या होना चाहिए? पैरेलल यानी समांतर। तो भैया दो लाइन में से एक लाइन दे दिया है ये, तो बताना है कि इसके पैरेलल कौन है, इसके समांतर कौन हो। आपको एक बात पता होना चाहिए, एक छोटी सी बात देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप जिसे हिंदी में प्रवणता कहते हैं बराबर होता है। दोनों का स्लोप जिसे हिंदी में प्रवणता कहते हैं बराबर होता है। और अगर लाइन का इक्वेशन y बराबर mx + c रूप का हो,
लाइन का समीकरण अगर इस ढंग का हो तो ये जो आप m देख रहे हो इसी को कहा जाता है स्लोप यानी प्रवणता, इसी को कहा जाता है स्लोप यानी प्रवणता। तो सोच के बताइए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों एक ही फॉर्म का है, तो भैया अगर इसमें स्लोप का काम m कर रहा है तो इसमें स्लोप का काम कौन कर रहा है 2, यानी प्रवणता का काम कौन कर रहा है 2। क्वेश्चन में क्या बोला था, इसके पैरेलल लाइन को लिखना है, इसके समांतर रेखा को लिखना है। तो इसके समांतर वो सभी रेखा होंगे, इसके पैरेलल वो सभी लाइन होंगे जिसका स्लोप यानी प्रवणता कितना होगा 2। तो पता कैसे लिखेगा, y बराबर 2x अब प्लस, यहां जो मन करेगा वो, यहां जो मन करेगा वो, अब जो मन करेगा वो लिख सकता है तो सबसे अच्छा c लिख दो। किसी को मन किया तो 1 लिख सकता है, मन किया तो 2 लिख सकता है, मन किया तो 3 लिख सकता है। मतलब ये कांस्टेंट यानी अचर है, इसके बदलने से स्लोप थोड़ी ना बदलेगा। और अगर इन दोनों का स्लोप बराबर है तो ये दोनों क्या रहेगा पैरेलल, क्योंकि हमें इसके पैरेलल लाइन ही लिखना है और पैरेलल के लिए स्लोप बराबर होना चाहिए, प्रवणता बराबर होना चाहिए। तो भैया इसका स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है, तो जब स्लोप बराबर ही हो गया तो अचर पद क्या है उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो ये लाइन इसके रिलेटेड है, ये रेखा इसके संबंधित है। क्लियर, y बराबर 2x प्लस c के। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है और बस आज की सभा को यहीं पर रखेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, और आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको इस चैनल का काम पसंद आता हो तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और लास्ट में ही कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।